हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम 50 प्लस एलिमिनेशन टेक्निक को सीख रहे हैं और इस सीरीज में यहाँ पर हम 2020 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। एक बार आप क्वेश्चंस नंबर 95 को पढ़िए, फिर हम समझेंगे कि एलिमिनेशन टेक्निक कैसे काम करती हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब आप ये देखिए, यहाँ पर आपको इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क यानी कि अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो मरु राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सवाल पूछा गया है। अब एक बार आप ऑप्शंस को पढ़िए। इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, ये 2 जिलों में फैला है। अब आप ये देखिए, जो लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं ना, उनको भी एग्जैक्टली ये नहीं पता होगा कि ये कितने जिलों में फैला है। अगर इस सवाल को कोई भी व्यक्ति नॉर्मली पढ़ेगा, उसको लगेगा कि भाई ये तो हम कर ही नहीं सकते और वो उसको सीधा छोड़ देगा। हमें कभी भी डरना नहीं है। जब भी हमारे पास में कोई भी अतरंगी क्वेश्चंस देखने को मिलता है जो हमने कभी नहीं पढ़ा, स्टिल एक बार उसको पूरा पढ़िए। यूपीएससी जब भी आपको कोई ऐसा रैंडम क्वेश्चंस देता है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा फैक्ट देता है जिससे हमें पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं सही हो सकता है, थोड़ा लॉजिक लगा के। एक बार आप ऑप्शन नंबर 2 को पढ़िए। देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेट इनसाइड द पार्क। ऑप्शन नंबर 3 को पढ़िए। इट इज द वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि घोड़ावन बोलते हैं ना, आई थिंक वैसे इसको यहाँ पर भी ये लिखा है, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का के प्राकृतिक आवासों में से एक है और उद्यान के अंदर कोई भी मानव वास स्थल नहीं है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे कह रहा है कि जो ये नेशनल पार्क है, इसके अंदर कोई भी ह्यूमन हैबिटेट पॉसिबल नहीं है। कोई भी नेशनल पार्क होता है तो आपको पता होगा कि नेशनल पार्क को मेंटेन करने के लिए तो लोग होते ही है। सिक्योरिटी गार्ड होता है, फॉरेस्ट ऑफिसर होता है। वो कहाँ पे रहेंगे फिर? अगर आप नेशनल पार्क उसको बना रहे हैं, नेशनल पार्क का मतलब ही तो यही है कि उसकी सिक्योरिटी की जाएगी। और सिक्योरिटी करेगा कौन? फॉरेस्ट ऑफिसर। वो कहाँ रहेंगे? वो बाहर रहेंगे, तो सिक्योरिटी कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नेशनल पार्क होगा उसमें ऐसा आप कैसे कह सकते हो कि उसके अंदर कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन है ही नहीं। अगर ह्यूमन हैबिटेशन है ही नहीं तो फिर उसको नेशनल पार्क बनाने का मतलब क्या है? कोई सिक्योरिटी नहीं करेगा। तो आप एक बार ऑप्शन नंबर 2 को पढ़ेंगे तब आपको लॉजिक समझ में आएगा कि यहाँ पे जब एक्सट्रीमली बोल रहा है कि नो ह्यूमन हैबिटेट इनसाइड द पार्क, ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो अगर आप सेकंड नंबर ऑप्शंस को यहाँ पे काटते हैं तो आपका ऑप्शन ए चला जाता है, बी चला जाता है और डी चला जाता है। आपके पास में बचता है ऑप्शन सी, 1 और 3। ऑब्वियस सी बात है कि आप लॉजिक लगा के कहीं बार सवाल को सही कर सकते हैं। हमें इसका नहीं पता था, फिर भी हम एक लॉजिक के बेस पे इसको काट पा रहे थे। देखिए, हमने इस एलिमिनेशन की सीरीज में टोटल 14 पार्ट बनाए हैं। ये इसका 14 पार्ट है। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे वीडियो बना के दिए हैं, तो एक बार आप जाके प्लेलिस्ट को विजिट करना। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे जहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताई है। इससे पहले मैंने 2021 का पेपर सॉल्व करवाया था, फिर 2022 का, उससे पहले मैंने 2024 का पेपर सॉल्व करवाया था। तो आप पाएंगे कि हमने लेटेस्ट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको भी इन ट्रिक्स से सॉल्व किया है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सर ये जो आप पुराने पेपर में बता रहे हैं, ये जो अभी यूपीएससी सवाल पूछ रहा है उसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। हम लेटेस्ट में सबसे लास्ट में मैं आपको 2025 का पेपर भी करवाऊंगा। दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप एक बार लाइक और कमेंट करके बताइए। ऑब्वियस सी बात है कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा व्यूज आ नहीं रहे हैं। पहले चैनल पे लाखों में व्यू आते थे, अभी आ नहीं रहे हैं। तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को हाइप कर सकते हैं और कमेंट किए बिना मत जाइए। अगर आप सच में थोड़ा बहुत भी अगर आपको लग रहा है कि मैं हेल्प कर रहा हूँ तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 93 को पढ़िए। विथ रेफरेंस टू ओशियन मीन टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमें ओशियन मीन टेम्परेचर के बारे में नहीं पता है, फिर भी हम इस सवाल को सही करेंगे कैसे। ओ एम टी इज मेजर अप टू डेप्थ ऑफ 26 सेंटीमीटर 26 सेल्सियस आइसोथर्म विच इज 129 मीटर इन द साउथ वेस्ट इंडियन ओशन ड्यूरिंग जनवरी एंड मार्च। अब आप ये देखिए, जो सवाल है इसके अंदर क्या है मुझे भी नहीं पता, कभी नहीं पढ़ा हमने ज्योग्राफी में सब कुछ। फिर भी हम एक बार इस सवाल को क्यों गलत मानेंगे, इस ऑप्शन को क्यों गलत मानना है वो समझिए। यहाँ पे क्या क्या पूछा गया वो समझिए। ओशियन मीन टेम्परेचर के बारे में पूछा गया, फिर यहाँ पे 2 फैक्ट दिए गए। ये नापा कहाँ पे जा रहा है? 26 सेल्सियस आइसोथर्म पे, और गहराई कितनी है? 129 मीटर की, और वो भी कहाँ पे? साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशियन के अंदर। जब मैंने आपको पहले क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करवाए थे तभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब भी यूपीएससी एक ही क्वेश्चंस में मल्टीपल फैक्ट पूछे। अब आप ये देखिए यहाँ पे कितने फैक्ट है? 26 सेल्सियस, 129 मीटर, साउथ वेस्ट इंडियन ओशन, और वापस से टाइम क्या दिया? जनवरी और मार्च। जब भी इस तरीके से यूपीएससी एक ही क्वेश्चंस में अगर मल्टीपल फैक्ट पूछता है तो आपको ये मान के चलना है कि वो ऑप्शंस गलत है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, यहाँ पे
कोई ना कोई तो ऐसा हिंट होगा, लाइक 26 गलत हो सकता है, 129 गलत हो सकता है, कहीं ना कहीं तो यूपीएससी गलती करेगा। दूसरी बात, यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा दिया है, एग्जैक्ट डाटा यूजली गलत होता है। ये आपने पीवाई को लगाया होता है, आपको पता होगा कि यूपीएससी ने जितनी बार भी फैक्ट दिए हैं वो गलत है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 1 को गलत मान के चलते हैं, मेरी जो पेन है वो डिस्चार्ज हो गई है, इसके कारण हम पेन चल नहीं रही है, सुनते रहिएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर 1 को गलत मानते हैं यहाँ पे। अब एक बार ऑप्शन नंबर 2 को पढ़िए। OMT collected during the January March can be used to assessing whether amount of rainfall in the monsoon will be less or more than the certain long term mean। अब आपको ये बता रहा है कि जो जनवरी और मार्च में OMT लिया जा रहा है, उसका उसका उपयोग हम ये ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं कि रेनफॉल कितनी होगी, मानसून की स्थिति कैसे रहेगी, बारिश ज़्यादा होगी या ज़्यादा कम होगी, इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। क्या इस क्वेश्चन में कोई भी एग्जैक्ट फिगर दिया है? नहीं। क्या यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक एग्जैक्ट डेट या फिर एग्जैक्ट ये बताया जा रहा है कि इतनी रेनफॉल होगी, इससे कम होगी तो हम इतना ना पाएगा तो हम ये पैमाना निकाल पाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक जनरलाइज स्टेटमेंट दिया है कि हम OMT का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? रेनफॉल के अमाउंट को ज्ञात करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी ज्योग्राफी में इवेंट होते हैं उसके बेस पे हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए अनुमान लगाते हैं। तो एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 को गलत मानेंगे और ऑप्शन नंबर 2 इसको सही मानकर ऑप्शन नंबर बी तक पहुंच पा रहे थे। लॉजिक लगाएंगे तो हमें बहुत सारे ऐसी चीजें आएगी जो अपन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 94 नंबर ऑप्शंस को देखिए, यहाँ पे पूछा गया केमिकल फर्टिलाइजर इन इंडिया, इसके बारे में सवाल किया है, नहीं पता, फिर भी एक बार ऑप्शंस को पढ़िए। एट प्रेजेंट रिटेल प्राइस केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट इसको एडमिनिस्टर ही नहीं कर रही है। भारत में ऐसा कौन सा काम है जिसको गवर्नमेंट एडमिनिस्टर नहीं कर रही है? कोई भी ऐसा काम नहीं है। अगर प्राइवेटली भी कोई काम चल रहा है तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट नजर लगा के रखती है। ऐसा कहीं पर भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट देता है कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्टेटमेंट कंप्लीटली गलत हो जाता है। अगर आप ऑप्शन नंबर 1 को गलत काटते हैं तो आपके पास में बी और सी बचता है, और अगर आप दोनों में से किसी एक को तुक्का भी मारते हैं तब भी आप 50-50 तक तो पहुंच ही पा रहे हैं। बट वैसे अगर आप चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 के पास में, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सल्फर विच इज रॉ मटेरियल फॉर फास्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द ऑयल रिफाइनरीज। अगर आपने बचपन में कभी हल्की फुल्की साइंस भी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो हमारा ताज है, ताजमहल की मैं बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर पीली पीली वो बन रही है, मतलब वो पीला बन रहा है, पीला पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि मथुरा के अंदर बहुत सारी ऑयल रिफाइनरी है और ऑयल रिफाइनरी से सल्फर निकलता है और सल्फर के कारण ताजमहल पीला पड़ रहा है। तो हम लॉजिकली अगर थोड़ा बहुत भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो सल्फर है वो ऑयल रिफाइनरी से निकलता है बाय प्रोडक्ट के रूप में। तो जनरलाइज स्टेटमेंट अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप आंसर को निकाल सकते थे। तो आप देखिए कि हमारे पास में कितने सारे तरीके होते हैं किसी भी सवाल को सॉल्व करने के। हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, स्टिल हम सही कर सकते हैं। मैं आपको वो वाले तरीके नहीं बता रहा, लाइक बहुत सारे टीचर आएंगे सीधा बोल देंगे कि भाई कहीं पर भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिखे तो उसको काट दीजिए। मैं वो वाली बातें बताऊंगा ही नहीं, मैं आपको बताऊंगा लॉजिक, लॉजिक क्या लगा सकते हैं अपने एग्जाम में। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर इन वीडियोस से आपको जरा भी मदद हो रही है, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। बाकी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।